वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2 और इस पाठ का सेशन नंबर 3 है। इसके पहले परिच्छेदों में हमने देखा कि किस प्रकार से जो भारत की जनता अपने जीवन जीने के प्रति निराश हो चुके थे, ऐसे में गांधी जी का आगमन हुआ कांग्रेस पक्ष में। और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस में आगमन किया, उनका कांग्रेस में आने का उद्देश्य क्या था? सक्रियता, सारी जनताओं को क्रियाशील बनाना, यहाँ तक कि आम जनता जो शोषण से, अंग्रेजी शासकों के शोषण से अपना जीवन से त्रस्त हो गए थे, उनको ही उन्होंने माध्यम बनाकर अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को ललकारा कि देखो कि किस प्रकार से भारत की आम जनता भी आपके इस जो आपने जो आक्रमण वृत्ति की है, जो विद्रोह किया है, उसके विरुद्ध वो विरोध कर सकते हैं और इस प्रकार अपने स्वतंत्रता के लिए वह जागरूक हो सकते हैं। अब इस उनके उद्देश्य में बहुत सारे रुकावटें आ रहे थे, लेकिन उन रुकावटों का सामना उन्होंने शांतिपूर्वक किया और इस प्रकार सत्य, शांति और कर्म का संदेश देते हुए वह आम जनता को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को सक्रिय बनाना चाहते थे। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं, यह हम परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं अगले परिच्छेदों को। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है, पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। इसके पहले परिच्छेदों या इसके पहले पाठों में हमने पढ़ा कि इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छोटे मोटे आंदोलन हो रहे थे। बहुत सारे समाज सुधारक, क्रांतिकारक अपने जनता को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते थे और किस प्रकार से वह क्रियाशील थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन लेखक कहना चाहते हैं कि जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध जितना शांतता पूर्वक जितना संघर्ष गांधी जी ने किया है और उनके उस परिवर्तन को, उनकी मानसिकता को हमने देखा था कि इस प्रकार से मानसिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन तो गांधी जी ला ही रहे थे, लेकिन मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कैसे ला रहे थे कि आम जनता के बीच में जो भय छाया हुआ था, उनके मनों को भय से घिरा हुआ था, वह धीरे धीरे भय निकालने में, डर निकालने में वह किस प्रकार से सफल हुए थे और इस प्रकार मनुष्य के, मानवों के मानसिकता को उन्होंने बदलने का, परिवर्तन करने का उन्होंने किस प्रकार से प्रयत्न किया था। और उसे बदलने में वो जितना सक्रिय थे, खुद ही वो क्रियाशील थे, आत्मविश्वासी थे, लेकिन खुद के साथ वो पूरी जनता में वो उत्साह, वो क्रियाशीलता, वो सक्रियता बढ़ाना चाहते थे। और जो कार्य स्वतंत्रता आंदोलनों में जितना भी कार्य अन्य नेताओं ने, क्रांतिकारों ने किया, उन सारे नेताओं में गांधी जी ने जितना कार्य किया है, उनके समान दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं। उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। अब देखिए, बहुत सारे कांग्रेस में ऐसे नेता थे जो अधिकार या जो पद के अनुसार जो कार्य कर रहे थे, वह सिर्फ मध्य वर्ग या उच्च वर्ग से नहीं थे। उन्होंने कभी आम जनता, सर्वहारा वर्ग के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही गांधी जी का आगमन कांग्रेस में हुआ, उन्होंने क्या किया, सारे लोगों का ध्यान गांव की तरफ, गांव में रहने वाले किसान वर्ग, गांव में रहने वाले मजदूर वर्ग की तरफ भेजा। अब लेखक कह रहे कि गांधी जी के आदेश के अनुसार उन्होंने गांव में जाने लगे और इस प्रकार उन्होंने कौन से संदेश दिए? कर्म के। कर्म के संदेश मतलब कर्म, क्रियाशील होना चाहिए, कार्य करते रहने चाहिए। भले वह कार्य सफल ना हो, उस कार्य करते समय बहुत सारे विघ्न आए, बाधाएं आए, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है तो हमें हमेशा कार्यरत रहना ही चाहिए। तो इस प्रकार का कर्म का संदेश ले जाने वाले दूतों में, अनेक दूतों में से वह एक ऐसे दूत थे जो हमेशा सक्रिय रहते थे। अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई और इस प्रकार गांधी जी के जैसे ही उन्होंने संविधान परिवर्तन कर दिए थे और उन संविधानों के अनुसार जो कार्य करने वाले जो नेता थे, अर्थात दूत थे, सेवक थे, कांग्रेस के जो सेवक थे, उनके उन गतिविधियों से देहात में क्या हो गए? देहात का अर्थ क्या होता है? गांव।
गांव में भी चहल पहल मच गई। कौन सी चहल पहल मच गई कि आज हमारे ही देश में, हमारी ही धरती पर हमें किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। बाहर के विदेशी लोग आकर आज हमारे देश पर राज्य कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तथा वह भारत की जनता किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करे, खुद काम करे और पैसा अपने स्वार्थ के लिए, अपने जैसे कि देखा था हमने कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी धनवान बनने के लिए, अपने देश को धनवान ही बनाना चाहते थे और वो धनवान किसके बलबूते पे बने, भारत का ही पूरा पैसा वह अपने देश में लेकर गए और इस प्रकार उन्होंने आम जनता के विचारों में परिवर्तन ला दिया और चहल पहल मच गई। लेखक कहते हैं कि किसानों को झकझोरा गया, क्यों किसानों को उनके देखा था हमने कि किस प्रकार से कर लगाए जाते थे। किसान छोटे गांव से लेकर बड़े गांव तक, शहरों तक जो माल लिया जाता था उनको भी किसानों को कर देना पड़ता था। मतलब किसान उनकी ही धरती, उनकी ही जमीन, उनको ही उत्पन्न निकालना था और उनको ही टैक्स या कर देना पड़ता था। तो इस प्रकार के उनके आत्मसम्मान को झकझोरा गया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती है चिपटे देखा। अब देखिए खुद लेखक कह रहे हैं कि भले ही हम कांग्रेस में नेता के रूप में कार्यरत थे और देश का हित चाहते थे, लेकिन हमने अब तक आम जनता के जो कृषक लोग थे, जो किसान लोग थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था, सुना था कि वो उनकी अवस्था इतनी दयनीय है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी सर्वहारा वर्ग में जाकर खुद यह चीजें आंखों से नहीं देखे थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने उनको कुछ संदेश दिए, उनके आदेश के अनुसार जब वो खुद ग्रामीण देहातों में जाने लगे और किसानों की क्या अवस्था देखी उन्होंने कि कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती रहती है और चिपटे देखा, मतलब जो पूरे संसार का पेट भरते हैं और वो खुद कृषक लोग या किसान लोग खुद अपने झोपड़ी में भूखे रहते हैं। आज यह देखो, लेखक ने जब यह किताब लिखी थी वह समय कौन सा था, लेकिन आज के समय में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसानों की अवस्था दयनीय हो गई है। आज भी हमारा इतिहास यह जीवंत उदाहरण है कि सदियों से किसानों को जो हमेशा सारे विश्व का पेट भरते हैं, लेकिन हमेशा वह आधा पेट भूखा रहते हैं। तो इस तरफ, इन चीजों की तरफ नेताओं के, क्रांतिकारियों के ध्यान नहीं गए थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने देखा, गांधी जी ने सारे लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, इस तरफ आकर्षित किया। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। अब देखिए लेखक क्या कह रहे कि हमने बहुत सारी यात्राएं की, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, बहुत सारी किताबें, बड़े बड़े किताबों में हमने पढ़ा, बड़े बड़े विद्वानों के हमने भाषण सुने, लेकिन जब हमने वास्तविकता जाकर गाँवों में, देहातों में देखा तो हमें सत्य हमारे आंखों सामने दिखाई देने लगा। जो भावात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे उन्हें बल मिला और इस प्रकार गांधी जी ने सबके भावात्मकता का हमने देखा था कि किस प्रकार मानसिकता, भावात्मकता और इस प्रकार भावात्मकता का आधार लेकर सक्रियता का, गतिशीलता का संदेश गांधी जी दे रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि जब हमने इस अपनी स्वतंत्रता को लेकर हम भावुक हो गए थे और जब हमने किसानों की यह दयनीय अवस्था देखी तो हमें इस आंदोलन में और भी शक्ति मिली। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। अब देखिए, भले ही वो ऊपरी से हमें दिखाई देते थे, हमने पढ़े हैं उनके व्यक्तिमत्व के बारे में इसके पहले कक्षाओं में, कक्षा 6 में और कक्षा 7वीं में भी हमें वसंत भाग 1 और 2 में गांधी जी के चैप्टर हमने पढ़े, तो उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं किस प्रकार से वह शिस्त प्रिय थे और अपने कठोर स्वभाव के वजह से वह खुद भी बहुत सारे नियमों का पालन करते थे और दूसरों को भी करने के लिए विवश करते थे। वो कभी किसी को करने के लिए जबरदस्ती नहीं करते थे, वो खुद करते थे और उनको देखकर सामने वाला व्यक्ति अपने आप यह सारे कार्य सीख जाते थे। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि भले वो शांतिपूर्णता से सारे कार्य करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तथा दूसरे मामले में उन्होंने जो कुछ
नियम बनाए थे उसके लिए वो बहुत कठोर थे, सख्त थे। उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। अब देखिए, जो भी वह नियम बनाते थे या जो कायदे कानून बनाते थे वह कभी किसी पर लादते नहीं थे, वह खुद क्रियाशील होते थे, वह कायदे खुद अपने लिए बनाते थे और फिर उनको देखकर बाकी लोग उनसे उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होते थे। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले जाना चलना चाहते थे। अब देखिए, उनका जो विकास की तरफ बढ़ने की जो क्रिया थी वह कैसी थी, धीरे धीरे वह बढ़ना चाहते थे। किसी आज परिवर्तन अगर हम चाहते हैं, किसी भी प्रकार से बदलाव चाहते हैं, तो आज हमने डिसीजन लिया और कर परिवर्तन होता है नहीं, उसमें थोड़ा समय जाना पड़ता है। धीरे धीरे हर चीज को समझकर, हर क्षेत्र के बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने विकास की जो गति थी वह सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पूरे भारत का विकास चाहिए था, न केवल किसी उच्च वर्ग का या मध्य वर्ग का, बल्कि सर्वसामान्य जनता का भी विकास चाहिए था। इसलिए उनका जो कार्य करने की जो गति थी, भले ही वह धीरे धीरे थी, लेकिन वह सोच विमर्श करके सावधानता से कदम रखते थे, जिससे जनता का हित उनको उसमें निहित था और वह अपने साथ जनता का विकास करना चाहते थे, पूरे देश का विकास करना चाहते थे और जनता को अपने साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जब भी कोई ऐसे परिवर्तन आते हैं, विचारक होते हैं, उनका सारे लोग मान्य नहीं करते। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया, मतभेद भी हुआ उनके विरुद्ध में, लेकिन फिर भी उन्होंने दो तरह से उनके विचारों को अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। भले ही उन लोगों ने, तो गांधी जी ने कभी किसी पर जबरदस्ती अपने विचार नहीं थोपे, धीरे धीरे अपने कर्म के द्वारा उनमें परिवर्तन लाया और जो पहले विरोधक थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपने उनके मतभेद को मिटा दिया। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है। अब गांधी जी जो भी सोचते, जो भी उनका डिसीजन रहता, जो भी निर्णय रहता, वह हमेशा आम जनता का भला किस प्रकार होए उससे संबंधित होते। दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो, लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अब देखिए, भले ही हमारा लक्ष्य अच्छा हो, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो साधन होते हैं वह हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, गांधी जी का लक्ष्य था कि भारत को, देश को आजादी दिलाना, लेकिन अहिंसा मार्ग अपना कर वो क्या कर रहे, बाकी लोग क्या कर रहे थे, देश के ही जनता उसमें तो मृत्युमुखी पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कौन सा साधन का प्रयोग किया था, कौन से संदेश को, कि वह हिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, नहीं अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। तो उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार उन्होंने जो साधन अपनाया था, शांततापूर्ण अहिंसा का मार्ग, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। गांधी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति है, वे अपने अंतरतम की गहराई तक हिंदू है। अब देखिए, वह भले ही हमें दिखाई देते हैं कि उनके विचारों में बहुत प्रगल्भता थी, लेकिन वह धार्मिक भी माने जाते हैं और उनके मन से वह हिंदू थे, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं थे। भले ही वह धार्मिकता का उन पर प्रभाव था, लेकिन धार्मिकता किसी सिद्धांत, किसी धर्म से संबंधित, किसी परंपरा, रीति रिवाज से संबंधित या किसी कर्मकांड, बहुत सारी कुरीतियां होते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, ऐसे कर्मकांड से उनका कोई भी धार्मिकता संबंधित नहीं था। उनका बुनियादी सरोकार उस नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य, अब देखिए, उन्होंने अधिकतर किस पर जोर दिया है, सत्य। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वह एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। अब देखिए, वह सत्य और अहिंसा दोनों को, जिस प्रकार से हम सिक्का देखते हैं, दोनों के दो बाजू होते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक है। अब दोनों का जब वो इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को अदल बदल कर लोगों के सामने वह रखते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया है जो उनके आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता।
अब देखिए जो उनके तत्व थे, जो उनके नियम थे, उसके सिद्धांत के खिलाफ अगर कोई व्यवहार या कोई कार्य उसको अच्छा नहीं लगता था तो वो कभी भी उस आदर्शवादी या उन्होंने बनाए हुए नियमों को कभी तोड़ते नहीं थे। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा। अब नैतिक नियम मतलब क्या, तो कि जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो बल्कि सारे ग्रुप समूहों के लिए बनाए गए नियम, जो अच्छे और बुरे इसके विचारों के साथ चलते हैं, उसमें अच्छा ही सबके बारे में हित निहित होते हैं। जीवन के अन्य पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। तो देखो अब उन्होंने अपने जीवन का जितने भी कार्य किए हैं वो किसी और को नहीं कहते, वो खुद क्रियाशील होते हैं, खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। मतलब कथनी और करनी, कहना वो खुद कहते, जो कहते थे वह हमेशा करते थे, और खुद करते थे, वह कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखते थे कि दूसरे करे, वह स्वयं से कोई भी कार्य करते थे। इस तरह उनकी कथनी और करने में हमेशा मेल होता था। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। निर्भयता, निडर, दम घोटू, सांस लेने में कठिनाई होना, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र से संबंधित, खेतीहर, खेती करने वाला, सक्रियता, गतिशील, उपहासक, मजाक उड़ाने वाला, अभद्र, बुरा, शर्मनाक, शर्म के लायक। कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। गांधी जी की धर्म के संबंध में क्या मान्य थी? पहला है क, कर्म में विश्वास, नैतिक और नैतिक मूल्यों को मानना। ख, मूर्ति पूजा। ग, धार्मिक कर्मकांड। या घ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था उनका धर्म संबंधी? कर्म में विश्वास और नैतिक मूल्य को मानना। यहाँ पर और शब्द होगा, तो इसका सही उत्तर होगा क। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी सक्रिय कार्य कर रहे थे, इसका वर्णन पढ़ा। आगे लेखक और सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।